नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कल क्लासेज में। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, आपकी जो ग्रेड थर्ड के जो पीवाई क्यूज क्वेश्चन होने वाले गणित विषय के, ठीक है साथियों। तो मैं मनीष खिचड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों का कल क्लासेज में एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी क्लब क्लासेज की ओर से आपके लैब असिस्टेंट के लिए भी एमसीक्यूज बेस के जो रनिंग में है, जो पर रेगुलर चल रहा है, तो उससे कई विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। और निश्चित ही आप सबके सहायता के लिए क्लब क्लासेस हमेशा आपके साथ में खड़ा है और आपकी सफलता में क्लब क्लासेस हमेशा आपका योगदान देने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक है साथियों, तो आप अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए और जो आने वाली कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा है, उनमें अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक पुख्ता करने के लिए और उस एग्जाम में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर और रेगुलरली तैयार रखें। और उनकी जो परीक्षा में एक ना सिर्फ मेहनत जबकि एक स्मार्ट स्टडीज करते हुए जो परीक्षा में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर आप अधिक प्रयास कीजिए और वहां पे अधिक प्रैक्टिस करते हुए उन जो क्वेश्चन है आरपीएससी के द्वारा जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उनको आप रेगुलरली हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, तो हम इस क्लास में हम बात करेंगे, इससे पूर्व की जो क्लास आयोजित की गई उसमें हमने संख्या पद्धति के बारे में, जो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उनके बारे में हमने बात की, और कहां से जो क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसके बारे में। ठीक है साथियों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक होगा अपना घातांक नियम और दूसरा टॉपिक होगा अपना वर्ग, वर्गमूल एवं घन और घनमूल। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जो बेसिक बातचीत उनके बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद में इनके जो पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे और उनको इजीली किस प्रकार से हल किया जा सकता है, ऑप्शन से किस प्रकार से हल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन के एक से अधिक तरीके हैं, तो हमें वो तरीका देखना है जिससे हमारे पास एग्जाम में समय बचे और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हम अधिकांश क्वेश्चन है वो सही करें, गलत क्वेश्चन की तरफ हम ना बढ़े। ठीक है साथियों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घातांक पद्धति। तो साथियों हमने देखा है कि यहां से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपके घन, घनमूल और वर्ग एवं वर्गमूल से एक क्वेश्चन पूछे जा लगातार वहां से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाए, लेकिन कम से कम मिनिमम आपका एक क्वेश्चन वहां से हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड और आपके जो आरपीएससी है वहां से उनका क्वेश्चन पूछने का ट्रेड है, तो आपको उनका तरीका यह है कि हो सकता है कि कभी वो एक टॉपिक से अधिक क्वेश्चन दे दे, हो सकता है एक टॉपिक में इजी क्वेश्चन दे दे, तो आपको किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है साथियों, तो आपको कम से कम एक बार, भले ही आप उस टॉपिक में ज्यादा समय व्यतीत ना करें जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप उसको हल्का फुल्का एक बार अवश्य पढ़े, क्योंकि हो सकता है आरपीएससी वहां से बहुत इजी क्वेश्चन दे दे और जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा आ रहा है वहां से एक बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसे में क्या है कि आपको हर टॉपिक आपको उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो हमारा आज का जो टॉपिक है घातांक नियम। ठीक है साथियों, तो घातांक नियम की अगर हम बात करें तो घातांक नियम में कुछ नियम है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है साथियों, तो घातांक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं घातांक नियमों के आधार पर ये क्वेश्चन हमें कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये टॉपिक आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 के आपकी गणित की जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वहां से लिया गया। ठीक है साथियों, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाएंगे, बड़े इजी आसान क्वेश्चन होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला टॉपिक है घातांक नियम। घातांक के कुछ नियम है। सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो घातांक नियम है वो वास्तविक संख्याओं के घातांक नियमों की बात करता है। ठीक है साथियों, किसकी बात करता है? वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की। ये आपके जो काल्पनिक नियम है, काल्पनिक संख्याएं हैं, उनके ऊपर ये नहीं जाता है। ये जो घातांक नियम है वो अधिकांशतः वास्तविक संख्याओं के अंदर ही रहता है, फिर चाहे वो अपरिमेय संख्या हो चाहे वो परिमेय संख्या हो, परंतु ये आपके जो काल्पनिक संख्या है उनके अंदर नहीं जाता है। ठीक है साथियों, तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही आपका एक जो फॉर्मूला है वो है कि अगर कोई भी दो संख्याएं घातांक में हो, ठीक है साथियों, और उनमें इस प्रकार से हो कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे कोई संख्या है वो इस प्रकार की है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो ये ए है इसको हम आधार बोलते हैं,
इसको हम आधार बोलते हैं, और इसके जो ऊपर, इसके सर के ऊपर जो आपकी संख्या लिखी होगी, जो डिजिट होगी, वो होगी आपकी घातांक। ठीक है साथियों, तो मैं जब भी आपको बोलूंगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस संख्या की घात ये है। ठीक है साथियों, जैसे a की घात m है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये बेसिक बात है उसके बारे में की। अब जैसे कोई भी दो संख्या है, इस डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा है साथियों, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इस डॉट का मतलब है गुणा। तो कोई भी दो संख्या जैसे गुणा में हो, a की घात m और a की घात n। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के आधार है, दोनों के जो बेस है वो दोनों इक्वल है। तो अपने जो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे कि इन आधार को तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे और जो इनकी घातें हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा नियम है साथियों कि जब यदि कोई दो संख्याएं, घात वाली संख्याएं गुणा में हो और उनके दोनों के आधार बराबर हो, तो उन दोनों की घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। उन दोनों की घातों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है। आधार समान होते ही अपनी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है साथियों, आधार समान होते ही घातें जुड़ जाती है। इसी प्रकार से इस नियम के बारे में हमने कल भी देखा था। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या की कोई अन्य संख्या घात में है और इन दोनों के घात में कोई अन्य तीसरी संख्या है, तो आपकी जो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, दोनों घातों को आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, गुणा कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अगर आधार एक है, उस संख्या के घात में कोई अन्य संख्या है और अन्य एक तीसरी संख्या उन दोनों के घात में है, तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है साथियों, इसका अगला नियम है कि अगर कोई संख्या है और अन्य एक और संख्या उसके भाग में है, ठीक है साथियों, उनके डिवाइड में है, परंतु दोनों के यहाँ पर क्या है, जो आधार है वो क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या है और उसके बट एक उनके जो रिवर्स में है, तो जब ये नीचे वाली संख्या ऊपर आती है तो इसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में। जैसे हम क्वेश्चन एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे 100 है, हमें पता है 100 क्या होता है, 10 की घात 2 होता है। जैसे ये ऊपर आता है तो यहाँ पे 10 की घात -2 हो जाता है, और हमें पता ही है कि 10 की घात -2 को हम कैसे लिखते हैं, दो संख्या छोड़कर दशमलव। ठीक है साथियों, जैसा कि हमने बताया, पहले भी ये क्वेश्चन किया है पिछली क्लास में, कि जब नीचे 100 होता है तो हमें क्या करते हैं कि जो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से जो आपका दशमलव है, इसको हल करते हुए दशमलव को हम दो संख्या छोड़ के हम ये दशमलव आगे ले आते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो वो घात है वो नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब ये वाली संख्या है, इसमें जब ये घात ऊपर जाती है तो हमें पता है ये अभी वर्तमान में ये भाग में है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और ये जो आपकी घात है वो ऋणात्मक में हो जाएगी। और जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें पता है कि दोनों का आधार समान है, तो दोनों की घातें जुड़ जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये हमने दोनों की घातों को जोड़ दिया। अब हमें गणित का बड़ा ही बेसिक सा नियम है कि जब दो संक्रियाएं आपस में गुणा होती है, प्लस और माइनस की संक्रिया गुणा होती है, तो प्लस और माइनस गुणा होकर आपका माइनस ही बच जाता है। ठीक है साथियों, तो a की घात m - n, इस प्रकार से हम बड़े इजीली तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब आधार समान हो और एक घात और दूसरी घात अलग अलग हो, ठीक है साथियों, और दोनों संख्या डिवाइड में हो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो वो घात नेगेटिव में हो जाती है और बड़ी आसानी से हम इसको m - n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि यदि आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आपके आधार है वो आपस में गुणा हो जाते हैं और घात को हम इस घात के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते। इसी प्रकार से मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई भी संख्या है उसकी घात अगर शून्य होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है साथियों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, फिर चाहे हो आपके 1 हो, फिर चाहे वो आपकी अनंत हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आधार है वो हमेशा शून्य से बड़ा होना चाहिए, अर्थात ये एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये शून्य हो जाता है तो हमें पता है कि यदि 0 की घात 0 होती है तो वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये एक अपरिभाषित रूप होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये जो आपका a है वो हमेशा शून्य से बड़ा होगा और जो आपका m और n है वो एक आपकी परिमेय संख्या होगी, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर q0
जहां पर हमें पता है कि Q 0 नहीं होता है और आपकी जो P और Q है वो आपकी पूर्णांक होती है। तो यहाँ पे जो M और N है वो आपकी परिमेय संख्याओं के रूप में होगा और A है वो आपका शून्य से बड़ा होगा। ठीक है साथियों, इसका बड़े होने का रीजन हमने भी आपको बता दिया है, क्योंकि आपके जो आधार है वो माइनस में नहीं होगा। ठीक है साथियों, अगर माइनस में होगा तो उसकी घातों का जो रूप है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक अलग रूप आएगा जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आएंगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तब हम इसको हल करेंगे। ठीक है साथियों, जैसे इसका कारण ये है, जैसे मान लो यहाँ पर -1 की घात हमारे पास 1/5 आएगी, तो हमें इसको निकालना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस माइनस को हल हमें किस प्रकार से करेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए हम यहाँ पर a का मान माइनस में नहीं लेते। फिर हमें आगे बात करते हैं कि जब अंडर रूट में कोई संख्या की घात हो, तो हमें पता है कि जब अंडर रूट में कोई संख्या आती है तो हमें इसको हल करते हुए इसको हम करते हैं उस संख्या की पावर 1/n होना। ठीक है साथियों, और हमें यहाँ पर पता ही है कि a की घात m है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब a की घात m है और इसकी घात अंडर रूट में n है, तो ये अंडर रूट को हम हल करते हुए क्या करते हैं कि इसकी घात है वो आपके डिवाइड में आ जाती है। किसके डिवाइड में आ जाती है साथियों? 1 के। ठीक है, अब हमें पता ही है कि घात के कोई संख्या अन्य संख्या घात में हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इस m को 1 से गुणा करते हैं तो a की घात m/n, इस प्रकार से हमें ये रूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो n है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, वो भी 0 से बड़ा होगा और a भी आपका 0 से बड़ा होगा। ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। ये आपके छोटे कुछ घातांक नियम है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 या 6 नियम है, तो बड़े आसानी से यह याद होने वाले हैं। आपने वैसे भी छोटी क्लासों में पढ़े हैं और आपकी जो गणित की जो बेसिक है आपने काफी समय से पढ़ रहे होंगे, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2 होना। ठीक है साथियों, और आपका जो वर्गमूल है वो किसी भी संख्या की घात अंडर रूट में होना या फिर उसकी घात 1/2 होना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपना वर्गमूल। इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में हम एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसके अनुसार करेंगे, अपने ऑप्शन होने वाले उनके अनुसार करेंगे। ठीक है साथियों, और एक छोटी सी बात हो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं 1 की घात है वो आपका 1 होता है, 2 की घात आपका 2 होता है, 4 होता है, 3 की घात आपका 9 होने वाला है, 4 की घात आपका 16 होने वाला है, 5 की घात आपका 25 होने वाला है, 6 की घात आपका 36 होने वाला है, 7 की घात आपका 7 का वर्ग है वो आपका 49 होने वाला है, 8 का वर्ग आपका 64 होने वाला है, 9 का वर्ग आपका 81 होने वाला है, और आपका 10 का वर्ग आपका 100 होने वाला है। तो आपकी जितनी भी संख्या होंगे उनके इकाई के अंक हमेशा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 में से कोई संख्या होने वाली है। अर्थात 0 से लेकर 9 तक की संख्या आपकी जो होने वाली है उन्हीं संख्याओं का हम क्या करने वाले? वर्ग। जितनी भी संख्या आएगी आपके उनके सभी के इकाई के अंक आपके 0 से लेकर 9 तक होंगे। लेकिन वर्ग करने के पश्चात हम देख रहे हैं कि वर्ग करने के पश्चात या तो 1 होगा, या फिर आपका 4 होगा, या फिर आपका 9 होने वाला है, या फिर आपका 6 होने वाला है, या फिर आपका 5 होने वाला है, या फिर आपका 6 जो पहले आ चुका है, 9 पहले आ चुका है, 4 पहले आ चुका है, 1 पहले आ चुका है, 1 आपका 0 है। तो ये कुछ आपकी संख्याएं होने वाली है। उनको अगर हमें क्रम से लिखना चाहूं तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर इनके अलावा कोई संख्या आपके किसी भी संख्या में आए और आपको बोले कि इनका वर्गमूल संभव है या नहीं है, तो साथियों आपको बड़े ही आसानी से पता लगाना है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक इनके अलावा कोई अन्य संख्या है, जैसे आपका 3 हो रहा है या 7 हो रहा है, ठीक है साथियों, या फिर 2 हो रहा है या फिर 8 हो रहा है, तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात उनका पूरा आपका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। हो सकता है कि वो संख्या आपके दशमलव में जाए। ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उनका इकाई का अंक है वो क्या होने वाला है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर किसी संख्या में इनके अलावा अन्य कोई इकाई का अंक है तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है साथियों, बड़े आसानी से हमने ये नियम निकाला है और आपको इस नियम के माध्यम से आपको क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसमें आपका जो टाइम है वो थोड़ा आपका बच सकता है, सेव हो सकता है। ठीक है साथियों,
जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जैसे 1764 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है। क्या अपन 4 इसके अंदर आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हो सकता है कि इनके आने के पश्चात भी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, परंतु इनके अलावा जो संख्या आएगी उनका तो निश्चित ही पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों। अब जैसे इसका हमें क्या करना है, अपन इस क्वेश्चन का हम करते हैं आपके वर्गमूल। ठीक है साथियों। तो वर्गमूल करने का जो आपका तरीका होने वाला है वो हम यूज में लेंगे आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है साथियों। इसकी दो विधियां हैं, एक भाग विधि भी है, एक आपकी गुणनखंड विधि है। ठीक है साथियों। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से क्वेश्चन करेंगे और जहां पर हमें भाग विधि की आवश्यकता होगी हम उस भाग विधि से उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है साथियों। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम जानते हैं कि 1764 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे 17 में 2 का भाग देता हूं तो 8 बार जाता है, एक आपका शेषफल बचता है। नेक्स्ट संख्या आपकी 6 है, तो फिर से 16 में आपका भाग जा रहा है 8 बार। फिर लास्ट में आपकी संख्या है 4, 4 में 2 का भाग जा रहा है आपके 2 बार। फिर उसके पश्चात हम इसमें फिर से 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक आपका एक सम संख्या है 2 है। उसके पश्चात हम भाग देते हैं तो 8 में आपका 2 का भाग 4 बार जाता है, फिर से 8 में आपका 2 का भाग 4 बार जा रहा है और अंत में 4 में 2 में आपका 2 का भाग 1 बार जा रहा है। ठीक है साथियों। अब इनका हम टोटल करते हैं क्योंकि 2 का भाग हमारा जाएगा नहीं, 3 का भाग देने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इन जो संख्या है उनके सभी अंकों का योग चाहिए। तो हमें पता है कि 4 और 4 8 और 1 9 हो रहा है और 9 के अंदर हमारा 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर इस संख्या में भी आपके 3 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पर 4 में 3 का भाग 1 बार जाता है, एक शेषफल बचता है। नेक्स्ट आने वाली संख्या 4 है। 14 में 3 का भाग 4 तिया 12 हो रहा है, तो ठीक है हमारा भाग जा रहा है 4 बार और यहाँ पर शेषफल बच रहा है आपके 2। नेक्स्ट आपकी संख्या आने वाली है वो 1 आ रही है और 21 में आपका जो भाग है वो 7 टाइम्स जा रहा है। ठीक है साथियों। उसके पश्चात हम फिर से इनका सबका टोटल निकालते हैं। 4 और 3 आपके 11 होता है, 11 और 1 आपका 12 होता है। फिर से आपका 3 का भाग जा रहा है तो हम इसमें फिर से 3 का भाग देने वाले हैं। ठीक है साथियों। अब हम आपके 14 में 3, एक में तो आपका 3 का भाग जा नहीं रहा, हम 14 में 3 का भाग देते हैं। 14 में 3 का भाग आपके 4 बार जाता है। शेषफल आपका यहाँ पे पहले से बताया हुआ है, शेषफल आपका 2 बचने वाला है। नेक्स्ट आने वाली संख्या 7 है। 27 में आपके 3 का भाग 9 बार जा रहा होता है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का टोटल करते हैं तो 9 और 4 आपके 11 होते हैं। 11 में आपका 3 का भाग जाता नहीं है, तो इस संख्या में 3 का भाग तो वापस जाएगा नहीं। लेकिन हमें पता है कि 49 आपके 7 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग आपके 7 टाइम जाता है, फिर से 7 का भाग आपके 1 टाइम जाता है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आपके जो संख्या है, आपके जो इनके गुणनखंड है, जो फैक्टर है वो हमने इजीली निकाल लिए। अब हम देखते हैं 2-2 के जोड़े नहीं बनाते हैं। यहाँ पर एक जोड़ा तो हमारे पास ये मिल चुका है, एक जोड़ा हमारे पास ये मिल चुका है, एक ये मिल चुका है और एक ये मिल चुका है। ठीक है साथियों। अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले उनके जो जोड़े हैं वो हमारे पास मिलने चाहिए। ठीक है साथियों। तो जो जोड़ा हमारे पास जितनी बार मिल रहा है उस संख्या को हम उतनी बार लिख लेंगे। ये जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा हमारे पास 1 बार मिल रहा है तो हम इसको 1 बार लिखेंगे। ठीक है साथियों। इसी प्रकार से 3 का जोड़ा हमारे पास 1 बार मिल रहा है और 7 का जोड़ा भी इस प्रकार से 1 बार मिल रहा है। तो जितने जोड़े हमारे पास प्राप्त होते हैं उस संख्या के वर्गमूल वही होने वाले हैं। तो इस संख्या का जो वर्गमूल है वो अपने पास ये होने वाला है। इसका रीजन हमें पता ही है, यहाँ पर 2 की घात 2 होगी, जो कि अंडर रूट के बाहर जैसे ही आएगा तो वो हमारे पास 1 बार आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 की घात 2 होगी और जैसे ही वो संख्या अंडर रूट से बाहर आएगी तो वो केवल 1 टाइम आएगी, अर्थात 3 की घात 1, क्योंकि 3 की घात 2 और वर्गमूल की घात का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाता है और हमारे पास शेषफल बचता है 3। तो इसी प्रकार से हमने इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करने वाले। ठीक है साथियों। और कहीं पर हमारे पास अगर जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई तो हम वहां पर भाग विधि से क्वेश्चन करने वाले। इसके अलावा एक तीसरी अन्य विधि है जो वैदिक विधि है, उस विधि से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उस विधि से क्वेश्चन को गलत होने की संभावना थोड़ी अधिक हो जाती है। ठीक है साथियों। अगर आप उस विधि से कर रहे हो क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो विधि आनी चाहिए। ठीक है साथियों। लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए वो विधि आपको याद होना या फिर उसको थोड़ा कैलकुलेटिव होना संभव नहीं है, तो मैं वो विधि यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका जो है घन और घनमूल। तो जैसा कि साथियों मैंने बताया कि घातांक नियम से 1% आने वाला है और आपके वर्गमूल और घनमूल से 1% आने वाला है। तो साथियों बड़े आसान से प्रश्न ये होने वाले हैं, कैलकुलेटिव प्रश्न होंगे थोड़े, तो आप बड़े इजीली अपने समय को सेव करते हुए इन क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास कीजिए। और हमारा भी वही प्रयास होगा कि आपको हम वो जो आपका छोटा से छोटा और जो शॉर्ट तरीका है वो हम आपको बताएं, फिर चाहे वो एग्जाम्पल आपके जो ऑप्शन से होने वाला प्रश्न है, फिर चाहे वो छोटे से छोटे तरीके से होने वाला है, या फिर कोई तिकड़े मेथड हम लगा के वो प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं घन के बारे में। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3 होना। ठीक है साथियों, और घन इसके अंदर ये एक 3 इकाई का प्रश्न है। 3 इसके अंदर जो यूज होने वाली यूनिट है वो 3 यूनिट होगी, 3 इकाई होगी। जैसे कि हम बात करें एक बॉक्स की, जिसके अंदर कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ हाइट होगी। जैसे कोई रूम होता है, ठीक है साथियों, वो एक 3 डायमेंशनल रूम होता है, और आपके जो वर्ग है वो आपका 2 डायमेंशनल होता है। इसी प्रकार से आपका घन है वो एक त्रिविमीय होता है। जैसे कि मैं आपको घन दिखाना चाहूं, तो साथियों ये आपका घन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुछ लंबाई होने वाली है, या आपकी इसकी कुछ लंबाई है, या आपकी इसकी कुछ चौड़ाई हमें देखने को मिल रही है। ये इसकी कुछ लंबाई देखने को मिल रही है, यहाँ पर इसकी कुछ चौड़ाई देखने को मिल रही है, और यहाँ पर इसकी कुछ हाइट देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से जो आपका घन हो या घनमूल होगा, इसकी हमारे पास कितनी विमा होगी? 3 विमा होगी, अर्थात ये 3 डायमेंशनल होगा। कई बार एग्जाम में ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो घन है उसकी कितनी विमाएं होती है, फिर वो कितना डायमेंशनल जो होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा भी है कि जो घन है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई है वो सभी इक्वल होती है। तो इनका जो आयतन होगा, इनका जो इनके अंदर जो कितनी इनके जो बीच में जो आने वाली स्पेस है वो कितनी होगी, तो वो हम इसके जो सबसे पहले इसका जो फर्श है एक, उसका एरिया निकालते हुए उसकी हाइट से उसको गुणा कर देते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम निकालने का सीधा आसान सा तरीका होता है। तो इन दोनों को गुणा करके हम इसकी हाइट से हम गुणा कर देते हैं, तो इसका हमारे पास क्या प्राप्त होता है साथियों? वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका जो घन है वो इसका एक वॉल्यूम ही इसके जो वॉल्यूम है उसी को हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसको इंग्लिश में हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं घनमूल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या होती है तो हम उसके अंडर रूट को हल करते हैं तो उसकी घात 1/2 करते हैं, और अंदर यहाँ पर अगर कोई संख्या लिखी होती है तो उसको हम क्या करते हैं? उसकी घात वो आपकी बट्टे में आ जाती है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो 3 है उसकी घात इधर आकर आपके रिवर्स में हो रही है, और एक ही घात 1/3 के रूप में हम इसको लिख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आपके 2744 का हम आपका घनमूल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर मैं आपको गुणनखंड विधि से करने के आपको तरीके बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में वर्गमूल के जो क्वेश्चन किया उसमें हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, उसी प्रकार से घनमूल में हम आपके 3-3 के जोड़े बनाते हुए उसका घनमूल निकालेंगे, क्योंकि इसकी घात आपकी जो होने वाली है 1/3 होने वाली है। तो जैसे किसी अंक की घात 3 होगी तो वो 3 से 3 कट के आपका वो अंक उसकी घात 1 हमारे पास ऐसे बच जाने वाली है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं 2744 का। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इकाई का अंक 4 है, तो इसके अंदर हमारा भाग किसका जाने वाला है? 2 का। ठीक है साथियों, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। 27 में आपका जो 7 है, 7 में आपका 2 का भाग 3 बार जाने वाला है, और शेष पल आपका 1 बचने वाला है। नेक्स्ट आपकी संख्या 4 है, 14 में आपका 2 का भाग 7 टाइम जाने वाला है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपकी संख्या 4 है, तो 4 में 2 का भाग आपके 2 जा रहा है। फिर से आपका इकाई का अंक एक सम संख्या है, तो फिर से उसके अंदर आपका भाग 2 का जाने वाला है। ठीक है साथियों, तो 13 में आपका 1 में तो आपका 2 का भाग जा नहीं सकता, क्योंकि 1 आपका 2 से छोटा है। उसके पश्चात आगे वाला अंक हम 7 में लेते हैं, इसका दशांक अंक लेने के पश्चात ये अंक 13 हो जाता है। तो 13 में अपना 2 का भाग हमारे पास 6 बार जाता है। ठीक है साथियों, 13 का 2 का भाग हम 6 बार बोलते हैं, तो 12। 13 में से 12 निकालते हैं तो 1 शेषफल बचता है। नेक्स्ट आने वाली संख्या आपकी 17 है। 17 में आपका 2 का भाग 8 बार जाने वाला है। ठीक है साथियों, 8 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 16, और शेषफल आपका 1 बच जा रहा है। ठीक है साथियों,
इसी प्रकार से जो अंतिम संख्या है 12, 12 में हमारा 6 का भाग आपका 2 का भाग आपका 6 बार जाता है, तो बड़ी आसानी से हमने इसके अंदर भाग दे दिया। इसी प्रकार से फिर से आपका इकाई का अंक 6 है जो कि एक सम संख्या है, तो फिर से इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है, तो 6 में आपका 2 का भाग 3 बार, इसी प्रकार से 4 में आपका 8 में आपका 4 बार और 6 में आपका 3 बार। अब जो शेष संख्या आई है उसके हमें भाग देने वाले, तो 2 का भाग तो इकाई का अंक 3 है तो जाने वाला है नहीं, तो 4 और 3 7 और 3 10, तो यहाँ पे 3 का भाग भी नहीं जाएगा और 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक आपके 3 है तो आपका 5 का भी नहीं जाने वाला, और 2 और 3 का नहीं जाने वाला तो 6 का भी नहीं जाने वाला। फिर हम ट्राई करते हैं 7 के लिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 3 में तो 7 का भाग जा नहीं सकता, तो 34 में हमारा 7 का भाग जाने वाला है कितनी बार साथियों, 7 चौक 28। ठीक है साथियों, शेष पल आपका 6 बच गया, आगे आने वाली संख्या 3 है, तो 63 में आपका 7 का भाग 9 टाइम जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं और ये हमने इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। तो हमारे पास प्राप्त संख्याओं के अगर हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है, एक जोड़ा हमारे पास ये है, एक जोड़ा हमारे पास ये है, अर्थात 2 की घात 3 और 7 की घात 3 हमारे पास प्राप्त होते हैं। अगर हमें इनके घनमूल निकालने हैं तो हमें पता है कि 2 की घात 3 और 7 की घात 3 के हमारे पास घात 1/3 होने वाली है, तो 2 की घात 3 को हम गुणा करेंगे, घात के घात में है तो घातें आपस में गुणा होने वाली है, घात के कोई संख्या घात में है तो घातें आपस में गुणा होती है। तो हमने बड़े आसानी से इनको क्या कर दिया साथियों, हमने इनकी घातों को आपस में गुणा कर दिया। अब हमें पता है 3 के अंदर अगर 3 का भाग देंगे तो 1 आने वाला है, इसी प्रकार से 7 की जो पावर में 3 और 1/3 है उनको हमने गुणा किया तो यहाँ पर इनकी पावर भी 1 आने वाली है, अर्थात 2 को हम 7 से गुणा करते हैं तो 14, अर्थात आपकी जो 1744 है वो 14 का घन है, या फिर 1744 का जो घनमूल है वो आपका 14 होने वाला है। तो बड़े आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को हल किया। ठीक है, इस विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। साथियों अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, पीवाईक्यूज क्वेश्चन आपके जो ग्रेड 3 और जो आपकी रीट एग्जाम आयोजित की जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रेगुलरली, उनके क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम इससे आइडिया लगाने का प्रयास करेंगे कि आने वाली एग्जाम आपके जो ग्रेड 3 है जो कि आपकी 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिकांशतः है। ठीक है साथियों, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़े ही आसान से एक बहुत सारे रूट के अंदर आने वाली कुछ संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि सबसे नीचे आपका जो √49 है। ठीक है साथियों, ये हमें पता है कि √49 है वो आपके ±7 होकर ये बाहर निकलता है। ठीक है साथियों, तो हम एक बार प्लस को यूज में ले सकते हैं, एक बार माइनस को, तो 29 + -7 आपके होने वाले हैं। 29 और 7 आपके होते हैं 36, और 29 में से 7 घटाते हैं तो आपके होने वाले हैं 22। हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर से अंडर रूट के अंदर आएगी तो हम इसको हल नहीं कर सकते, तो हम यूज में लेते हैं 36। इसका अंडर रूट हमारे पास हो जाता है 36, आपके होते हैं +-6। ठीक है साथियों, फिर से आपको इसको 9 में जो 19 में आपको जोड़ना है तो +-6 आपके होने वाला है 19, और 6 आपका होने वाला है 25, और 19 में से 6 अगर हम घटाते हैं तो आपके होने वाले हैं 30। ठीक है साथियों, फिर से आपके संख्या इसके बाहर आने वाली संख्या आपके हो गई है 25 और 13 को हम यूज में ले नहीं सकते क्योंकि इसका अंडर रूट हमें कर नहीं सकते, तो 25 का अंडर रूट आपके होता जाता है यहाँ पर 5। तो नेक्स्ट आपकी संख्या है 11, तो 11 नेक्स्ट आपकी संख्या होने वाली है 11 प्लस आपके 5। ठीक है साथियों, 11 और 5 आपके हो जाता है 16, तो 16 का अंडर रूट आपको हम यहाँ पे यूज लेने वाले हैं 4। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अंतिम आपकी संख्या है अंडर रूट 5। यहाँ तक हल करने के पश्चात आने वाली संख्या है आपकी आ रही है 4, तो यहाँ पर आपके 5 और 4 का टोटल आपके होने वाला है 9,
ठीक है साथियों। तो 9 का अंडर रूट आपके होने वाले हैं +-3। तो प्लस और -3 में हम देख रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। तो बड़े आसानी से हमने इनको क्वेश्चन को हल किया। स्टेप बाय स्टेप हमने जो अंडर रूट में नीचे वाली जो संख्या थी उसको हम हल करते हुए आगे बढ़ते गए। अगर हम यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं तो इस क्वेश्चन करना बहुत कठिन है, लगभग नामुमकिन के जैसा है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे पेपर में हमें केवल एक ही क्वेश्चन करना है 3 घंटे में। तो साथियों हम इसको थोड़ा तिकड़म मेथड लगाते हैं, इसको नीचे से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका साथियों ये 13.608 का स्क्वायर है, इसमें से घटाना आपको 13.39 और 2। तो यहाँ पे हम आइडिया लगा सकते हैं साथियों, इसका स्क्वायर आपके लगभग 169 से ऊपर होने वाला है और इसका भी आपके 169 से ऊपर होने वाला है। ठीक है साथियों, अब इस संख्या में इस संख्या को घटाएंगे तो ये कहाँ पे आपके वापस आ रहा है लगभग, और इसका आपको घनमूल भी करना है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर लगभग आपके 1 के लगभग आएगा। ठीक है साथियों, तो अगर 1 से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इसका आंसर 1 के लगभग आएगा। ठीक है साथियों, लेकिन आपकी जो ऑप्शंस है वो लगभग उसी के आसपास के हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठीक है साथियों, तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका है, अब एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। नहीं साथियों, ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें पता है, हमें एक सर्वसमीका आपको याद होगा कि जब भी कोई संख्या का स्क्वायर हो और उसमें दूसरी संख्या के स्क्वायर को घटाए अर्थात a² - b², इस सर्वसमीका को हल करते हैं तो a + b और a - b की सर्वसमीका हम काम में लेते हैं। ठीक है साथियों, तो इस सर्वसमीका को हम यहाँ पर काम में लेंगे, तो एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और एक बार उन दोनों संख्याओं को घटा देंगे और उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है साथियों, और एक बार इन दोनों संख्याओं को हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। और बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो हमें पता है कि 6 और 2 आपके 10 होता है, हासिल आपके 1 बच गई। 9 और 1 आपके 10 होता है, फिर से आपके हासिल 1 बच गई। तो 6 और 1 7 और 3 10 आपका फिर से यहाँ पर 0 आ गया, हासिल आपके 1 बच गई। 3 और 3 6 और 1 आपका 7 होने वाला है। 2 और 1 1 और 1 आपका 2 होने वाला है, तो यहाँ पर तो आपका आ गया 27। इसी प्रकार से इसको हम घटाएं तो 6 में से 2 गए तो आपके 6 आ गए, 0 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से हासिल ले लेते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका 10। 10 में से 9 गए तो आपके हो गए 1 और 5 में से 3 गए तो आपके 2। ठीक है साथियों, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो आपके जो संख्या है वो आ गई 27 गुणा 0.216। ठीक है साथियों, और हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने देख लिया। अब घनमूल निकालने का तरीका आपको पता ही है। हमें पता है कि 27 आपका जो 27 है उसका अगर हम गुणनखंड करें तो 27 में हमारा भाग जाने वाला है 3 का भाग जाने के पश्चात आने वाला है 9, क्योंकि 9 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 27 प्राप्त हो जा रहे हैं। फिर से हम 9 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 3, और 3 में 3 का भाग देने के पश्चात हमारे पास प्राप्त हो रहा है 1। इसी प्रकार से हम 216 को हम अगर हल करें तो 216 में हमारा भाग जा रहा है 2 का देने के पश्चात आ रहा है हमारे पास 108। फिर से हम 2 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जा रहा है 54। इसी प्रकार से फिर से 2 का भाग दे रहे हैं तो 27, और 27 का तो हमने अभी किया है, तो हमने ये बड़े आसानी से हमारे पास प्राप्त हो गए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 3 की घात 3 प्राप्त हो रही है और यहाँ पे 2 की घात 3 और 3 की घात 3 हमारे पास प्राप्त हो रहा है। परंतु यहाँ पे देखे जाने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो संख्या है आपकी वो 3 संख्या को छोड़कर दशमलव है, तो हम यहाँ पे आधार समान है तो दोनों आधार को हम गुणा कर ले रहे हैं। उनकी घात समान हो और आधार असमान है तो हम दोनों आधारों को आपस में गुणा करेंगे और घात में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है 6 की घात 3, और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। 3 की घात हमारे पास 3 प्राप्त हो रही है और जो आपकी 3 संख्या छोड़ के आपका दशमलव है वो हमें यहाँ से
प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम 0.6 की पावर हम 3 करने वाले हैं। यहाँ पे घात 3 है, 3 बार गुणा होगा तो हमारा दशमलव है वो 3 संख्या छोड़ के आगे आ गया। तो दशमलव को आप यहाँ पर सोल्व ना करके अंत में आप यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हल हो सके। तो अब यहाँ पे जो घनमूल वाली संख्या है, इसकी जो आपका जो घनमूल है अर्थात इसकी घात 1/3 होने वाली है। तो ये आपका 3 की घात आपकी जो 3 है वो आपकी 1/3 होकर बाहर आपका ये जो 3 का जो अपन जोड़ा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक बार 3 निकलेगा और एक बार आपका 0.6 निकलने वाला है, क्योंकि इनकी घात 3 है। तो आपकी घात 3 गुणा 1/3 होकर 3 से 3 कटने के पश्चात घात 1 बचने वाली है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 6 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 18, अर्थात आपके एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो 1.88 का यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से अपने इस उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है साथियों, तो आपको थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट तरीका बताएं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन को आप कमेंट में डाल दीजिए। मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बेटर समझाने का प्रयास करूंगा, और जो आपके आने वाली जो क्लासें हैं उनमें आपको थोड़ा और इजी तरीका मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। मान लेते हैं कोई प्राकृत संख्या हमारे पास 1 है और इसका वर्गमूल अर्थात इसकी घात 1/2 होने वाली है, और उसी संख्या का घनमूल अर्थात उसकी संख्या का घनमूल का तात्पर्य हो गया x की घात 1/3 होना। ये बोल रहा है कि उन दोनों का आपका क्या है, n गुना है, अर्थात ये बोल रहा है उस संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का आपके n गुना है। तो ये हमने जैसा जैसा इसने बोला हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हमें पता ही है कि अगर हम घातों को हल करना चाहेंगे तो हम इसका तो हम स्क्वायर करेंगे, तब हमारे पास ये घात हट जानी है। ठीक है साथियों, n की घात 2 और आपके x की घात 2/3 हमारे पास प्राप्त होगा, और यहाँ पे हमारे पास x प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये बटे वाली जो घात है, बटे में 1/3 जो घात हमारे पास प्राप्त हो रही है, इसको हटाने के लिए हम करेंगे इसकी घात 3। ठीक है साथियों, तो 2 की इसकी घात हमारे पास फिर से 3 करनी पड़ेगी, और 2/3 जो बटे वाली जो घात है वो यहाँ पर हटे जाएगी। ठीक है साथियों, अब ये x की घात 2 हमारे पास गुणा में है, इधर आएगा तो हमारे पास भाग में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x की घात 3 में हमारा जो भाग लगने वाला है x की घात 2 का, और यहाँ पर n की घात 3 को 2 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से x की घात 3 में x की घात 2 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है n की घात 6। हमें ये पता ही है x की घात 3 और नीचे वाली संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये घात माइनस में होने वाली है। अभी हमने इसका जो मेथड है वो हमने यूज लिया था, मैंने बताया था आपको, जब ये ऊपर जाता है तो m-n के रूप में जाता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हमने हल करके n की घात हमारे पास 6 प्राप्त हो रहा है। और ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, हमने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को 2 लाइन में हल किया। अंडर 30 सेकेंड में हमें हमारा जो प्रयास होता है वो क्वेश्चन को करने का होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपके हैं √64। ठीक है साथियों, हमें पता है कि √64 की वैल्यू है 64 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि आपकी 8 की पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है साथियों, अगर ये हमें पता है कि अंडर रूट का तात्पर्य होता है वो उस संख्या की घात 1/2 होता है। यहाँ पर घात से आपके आपस में गुणा होगी तो आपका जो न्यूमिनेटर में जो 2 होने वाला है वो आपके डिनोमिनेटर के 2 से आपका कट जाने वाला है, और प्राप्त होने वाली संख्या आपकी 8 है। ठीक है साथियों, अगर हम इसको हल करते हैं तो √64 की वैल्यू हमारे पास 8 प्राप्त होती है। इसकी वैल्यू है आपकी 2/3 प्लस में आपके फिर से है आपकी जो संख्या है अब की बार आपके इसकी घात आपके 1/3 होने वाली है, अर्थात 64 की घात 1/3 और इसकी घात है आपके 3/2। ठीक है साथियों, इसको भी हम इसी प्रकार से करते हैं कि जो आपकी 64 है उसकी घात आपके 1/2 और उसकी घात आपके 2/3 है, और अंत में आपके हैं प्लस आपके 32 की घात 1/5। ठीक है साथियों, और इसकी घात आपके है 0।
ठीक है साथियों, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। हमें पता है कि ये नीचे वाली घात इस ऊपर वाली घात से कट जाएगी, अर्थात 64 की घात आपके 1/3 आने वाली है। इसी प्रकार से आपके नीचे वाली घात ऊपर वाली घात से कट जाएगी, क्योंकि घात के कोई अगर घात में होती है तो वो आपस में गुणा होती है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपके लास्ट में किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब आपका 1 होने वाला है। ठीक है साथियों, अब हमें पता ही है इनका जो वर्गमूल करने के पश्चात जो संख्या है, हमें पता है कि घनमूल करने के पश्चात अगर 64 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमें पता है 64 में आपका 2 का भाग जा रहा है 32, 32 में 2 का भाग जा रहा है तो 16, 16 में 2 का भाग जा रहा है आपके कितना आ रहा है 8, 8 में 2 का भाग जा रहा है 4, 4 में 2 का भाग जा रहा है 2, 2 में 2 का भाग जा रहा है 1। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो रहा है 2 की घात 6। ठीक है साथियों, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 की घात 6, उसकी घात 1/3। इसी प्रकार से आपका 64 हमने अभी हल किया है, 2 की घात 6 और इसकी घात 1/2 और अंत में +1। ठीक है साथियों, यहाँ पे घात की कोई संख्या घात में है तो घातें आपस में गुणा होने वाली है, तो यहाँ पे 6/3 प्लस 2 की घात 6/2 और अंत में आपका 1। ठीक है साथियों, 6 में 3 का भाग जाने के पश्चात आपका आ रहा है 2, 6 में 2 का भाग जाने के पश्चात आ रहा है आपका 3 और अंत में आपका 1। तो 2 की घात 2 आपका 4 होता है, 2 की घात 3 आपका 8 होता है और अंत में आपका 1 इसमें ऐड हो रहा है। तो 4 और 3 आप 4 और 8 आपके 12 और 1 आपके यहाँ पर 13। तो बड़े आसानी से हम इसका आंसर हमें प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि 7 + √3 4 √3 का हमें वर्गमूल निकालना है, अर्थात हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम तिकड़ मेथड से करेंगे। 2 तरीके से करके मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हमें पता है कि जो 7 का अंडर है वो 64 से तो 61 तो आ ही नहीं सकता, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो तो सीधा ही कट गया। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर अपन 7 का अंडर करेंगे और अर्थात इस संख्या जो हमें आइडिया लग रहा है कि इसका वर्गमूल करने के पश्चात इनमें से कोई संख्या आएगी, तो इनमें से किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो आपके इसके बराबर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो हमारे पास 61 का स्क्वायर तो आपके इससे बहुत अधिक ज्यादा होने वाला है, तो ये तो आपका ऑप्शन बड़ा आसानी से हमने काट दिया। फिर हम बात करें कि 4 की, तो यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर है वो भी 7 से ज्यादा जा रहा है, अर्थात जो 16 है वो आपके 7 से ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो शेष आपके जो 2 ऑप्शन है वो यहाँ पे बच रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि इसका जो स्क्वायर होगा अर्थात a - b के रूप की जो ये संख्या है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये 2ab वाली जो संख्या है वो अंडर में आने, जो माइनस में आने वाली है, लेकिन हमारे पास जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो प्लस में है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो बड़ी आसानी से हम इसका आंसर ये प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो अन्य तरीका है वो हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं, वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखने वाले हैं a + b के स्क्वायर के रूप में। हमें पता है a + b का जो स्क्वायर है इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। ठीक है साथियों, तो a + b का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है साथियों, यहाँ से इस प्रकार से हम इस संख्या का जो स्क्वायर है वो हमें हल कर पाएंगे। a + b का आपका स्क्वायर है। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पर बड़े आसानी से इसको हम हल करते हैं, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो ये तो आपका होने वाला है √2 वाली संख्या आपकी। 7 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि वो a² और b² दोनों के रूप में आए, तो हमारे पास अंडर में आने वाली संख्या आपके 3 है, तो अंडर वाली संख्या का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो ये तो टूटेगा आपके 3 में, क्योंकि 3 का जो अंडर होगा वो √3 होगा, अर्थात अंडर वाली संख्या का स्क्वायर हमारे पास मिल गया, अर्थात जो b का स्क्वायर है वो हमारे पास मिल चुका है। ठीक है साथियों, और आपका जो 2ab है वो आपका आ रहा है √3 और 2।
तो ए हमारे पास यहाँ पे निकालना है, तो हमें हमारे पास बड़े आसानी से इसकी जगह हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4√3। तो हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, जो शेष बच रहा है वो आपका 2 आ रहा है। तो जो एक संख्या है वो आपकी 2 आने वाली है, अर्थात 2 का स्क्वायर आपके यहाँ पर आप बड़े आसानी से आप हल कर पा रहे हो कि 2 का स्क्वायर आ रहा है 4 और √3 का स्क्वायर आ रहा है वो आपके 3। तो यहाँ पे 4 और 3 का आपके योग होने वाला है वो 7 हो रहा है। तो हमारे आपको बड़े आसानी से पता चल रहा है कि a बराबर यहाँ पे आ रहा है 2 और b बराबर आ रहा है आपके √3। ठीक है साथियों, तो a प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे मिल पा रहा है और इनका अंडर आपके 2√3 हमारे पास मिल पा रहा है। प्लस माइनस का मसला मैंने आपको बड़े आसानी से सोल्व करके बता दिया। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन से ऐसे प्रश्न करने के प्रयास करते हो तो बड़े आसानी से लगभग 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाते हो। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस संख्या का आपको घनमूल निकालना है। ठीक है साथियों, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 7 का हम घनमूल कभी निकाल ही नहीं पाते। ठीक है साथियों, लेकिन क्या इस संख्या में हमारा 7 का भाग जा पा रहा है? तो हम एक बार इसके अंदर 7 का भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो 8 में आपका 7 का भाग एक बार जाता है, शेषफल आपका 1 बचता है। आगे आने वाली संख्या आपकी 7 है, तो आगे टोटल संख्या आपकी 17 होगी। 17 में आपका 7 का भाग जाता है 2 बार। ठीक है, 2 बार भाग देने के पश्चात आपके आने वाले 14, शेषफल आपके 3 बचे, आने वाली संख्या 5 है। तो लास्ट में 35 में 7 का भाग 5 बार जा रहे हैं। यस, बिल्कुल हमारा बड़े आसानी से इसके अंदर भाग दे पा रहे हैं हम। तो हम इसे 775 में आपका 7 का भाग देने पर आपका आ रहा है आपका 125, अर्थात हम 700 आपका जो 875 उसको हम 7 × 125 के रूप में लिख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 7 से 7 आपका कट जाता है और अंडर में आपका आता है 125। ठीक है साथियों, आपका जो घनमूल के रूप में आएगा। फिर आपको पता ही है कि 125 है, इसका हम गुणनखंड करके पता करते हैं कि यह संख्या 5 का घन है। ठीक है साथियों, तो हम बड़े आसानी से हम 1/5 की घात 3 के रूप में लिखते हैं। और हमें पता है कि जब अंडर रूट वाली संख्या, ये जो घनमूल वाली संख्या है, उसके अंदर अगर कोई संख्या घात 1/3 के रूप में आएगी, ठीक है, और यहाँ पर 5 की घात 3 की घात 1/3 हमारे पास प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 से 3 कटने के पश्चात हमारे पास प्राप्त हो रहा है 1/5। तो 1/5 से यहाँ पे बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके जो कुछ संख्या घात में है और आपके बराबर में भी कुछ संख्या घात में है, एक इक्वेशन के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि जब कोई भी संख्या घात में होती है तो आप अगर आधार समान हो तो इनकी घातें भी आपस में बराबर होने वाली है। ठीक है साथियों, क्योंकि ये बराबर में होगी, हमें पता है 27 है वो 3 की घात 3 के रूप में हम लिख सकते हैं, और इसकी घात है 21, 21 अक्ष प्लस 1 के रूप में। ठीक है साथियों, यहाँ पे घात की संख्या कोई घात में है तो हम इन दोनों घातों को आपस में गुणा करने वाले हैं, 21 अक्ष प्लस 1। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को, जो आपकी घातें हैं, उन दोनों घातों को हम आपस में बराबर रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अक्ष प्लस 8 बराबर 3 गुणा 21 अक्ष प्लस 1। ठीक है साथियों, अगर हम इसको हल करते हैं तो 3 को 21 से गुणा करते हैं तो 63 अक्ष, 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम, ये 3 आपका इधर लेके आते हैं और आपका जो 63 अक्ष है वो आपका इधर लेके आते हैं। अक्ष में से 3 के जाने के पश्चात आपका आ रहा है 62 अक्ष। यहाँ पे कोई आपका क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से चेक करता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर आया है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप सब साथियों के लिए। माफ करना साथियों, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर है सिर्फ 2 अक्ष प्लस 1 है। ठीक है साथियों, तो अगर हम यहाँ पर
2x प्लस 1 करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से हम हल कर पाएंगे। ठीक है, 2 को हम 6 से गुणा करते हैं, 2 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 6x, 6x में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो यहाँ पर आने वाले आपके 5x, 5 को यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आपका हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है साथियों, तो 5 में 5 का डिवाइड जा रहा है आपके 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम हल कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि आधार में हमें इन दोनों संख्या का आधार है वो हमें इक्वल लेके आना है और फिर इनकी जो घातें हैं उनको हम बराबर रख पाएंगे। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई में है। इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से करेंगे। हमें पता है कि 8 का जो आपका घनमूल है वो आपका 2 होता है। ठीक है साथियों, जैसे जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे वैसे करते जाओ। हमें पता है कि जो 16 का अंडर रूट है वो आपके 4 होता है। इसी प्रकार से आपका जो 100 होता है उसका वर्गमूल आपके 10 होता है और 49 होता है उसका वर्गमूल आपके 7 होता है और 125 का आपके जो घनमूल है वो आपके 5 होता है। अब जैसा जैसा हमारे पास प्राप्त हो रहा है उसको हम वैसे वैसे लिखते जाते हैं। यहाँ पे आपके 2 हो रहा है, डिवाइड में आपके 4 हो रहा है, उसके बाद में आपके जो 10 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है और आपके गुणा में यहाँ पे आपके 5 हो रहा है। ठीक है साथियों, बड़े इजीली हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब इन क्वेश्चन को हम 2 में 4 का डिवाइड हमारे पास 1/2 आ रहा है। ठीक है साथियों, इसको हम अगर गुणा करते हैं, इस क्वेश्चन में अपन करने का 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये वाला पहले कर सकते हैं या फिर ये वाला पहले कर सकते हैं। हम दोनों करके देखते हैं एक बार। पहले हम ये तरीका यूज करते हैं, तो 1/2 इस गुणा को इस भाग को हल करते हैं तो हम इसको गुणा में करते हैं तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर बन जाता है और आपका न्यूमिनेटर होता है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है साथियों, इसके गुणा में आपके 5। ठीक है, तो 5 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 2, तो ये आपका हो जाता है 7/4। तो यहाँ पे आपका आंसर ये मिल पा रहा है। एक बार हम दूसरा तरीका भी यूज में करके देख लेते हैं, तो ये हो रहा है आपके 1/2, ये आपके हो रहा है डिवाइड। ठीक है साथियों, 10 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 1/2 आपके हल हो पा रहे हैं। 10 से को 5 से गुणा करते हैं तो आपके 50 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इस अगर आपको भाग को हल करोगे तो 1/2 डिवाइड बाई 7/50, लेकिन ये इतना बड़ा आपके इधर आ नहीं रहा। ठीक है साथियों, तो यही आपके आंसर प्राप्त हो रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी भी संख्या के अगर पहले आप कोष्टक होता तो हम पहले कोष्टक को हल करते। वैसे जब हम हल करते हैं तो हमें पता है कि पहले हम भाग करते हैं उसके पश्चात हम गुणा करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी संक्रियाएं आती हैं तब हम सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, उसके पश्चात भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को करते हैं, फिर बाकी और फिर प्लस को हल करते हैं। इस प्रकार से हम इनके जो आपके हल करने का तरीका होता है, किसी भी इक्वेशन में कैलकुलेशन का तरीका होता है, हम इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन कभी कभी क्या है कि आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड हो सकता है कि उसके आंसर अलग तरीके से हो, तो हम दोनों तरीके से एक बार हल करके देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो है 1/2, इसकी पावर है -2। ठीक है साथियों, फिर मल्टीप्लाई में है 1/3, इसकी पावर फिर से -2 है, फिर आपका 1/4, इसकी पावर आपके फिर से -2 है। हमें पता है कि जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो अगर नीचे वाली संख्या की घात माइनस में होती है तो वो ऊपर जाके आपके प्लस में हो जाती है, और अगर ऊपर की संख्या अगर माइनस में है तो वो संख्या नीचे जाके आपके प्लस में हो जाती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे इस संख्या को हम नीचे लेके आते हैं, 1/2 की पावर 2 हमारे पास प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 1/3 की पावर प्लस में 2 आपके यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार से 1/4 की पावर आपके 2 हमारे पास प्राप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, इसको अगर हम हल करते हैं तो 1/1/4। ठीक है साथियों, 2 की पावर 2 आपके हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4, मल्टीप्लाई 1/1/9, इसी प्रकार से 1/1/16 इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो रहा है। हमें पता है कि जब कोई दो संख्याएं इस प्रकार के रूप में होती है
तो ये संख्या आपकी आपस में गुणा होती है और ये संख्या आपकी आपस में गुणा होती है। जो आपकी सेकंड और थर्ड नंबर की संख्या है उनको हम आपस में गुणा करते हैं और फर्स्ट और फोर्थ नंबर की संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका ऊपर वाला एक है उसको हम 1/1 के रूप में मानते हुए 1/4 को हम गुणा करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, 4 को आपके 1 से करेंगे, तो ये संख्या आपके 4/1 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आपकी ये संख्या आपकी 9/1 प्राप्त होगी और ये 16/1 प्राप्त होगी। अब बड़े आसानी से हम इनको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सभी के आपके इकाई के अंक आपके जो पहली संख्या है वो नेगेटिव है। नेगेटिव में तो ये किसी प्रकार से भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपके जो धनात्मक संख्या है उनका जो मल्टीप्लाई है, उनके जो गुणनफल है वो हमेशा आपके धनात्मक संख्या के रूप में ही आने वाला है। अगर हम यहाँ पर इकाई का अंक निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम सभी संख्या को गुणा न करके इस केवल इनके इकाई के अंक को करते हैं। 9 को 6 से गुणा करते हैं तो आपके 54 आता है। इकाई का अंक यहाँ पे 4 है। इकाई के अंक को फिर से इकाई के अंक से गुणा करते हैं तो आपके 16 आ रहा है, अर्थात इकाई का अंक आपके हमेशा 6 प्राप्त होगा। तो इकाई का अंक 6 आने वाली संख्या मात्र 1 है। ठीक है साथियों, तो हमने पूरे क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने मात्र इनके इकाई के अंक को गुणा किया है। अगर आप यहाँ पर भी इनकी इकाई के अंक को गुणा करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी संख्या है अंडर रूट में है 176 प्लस अंडर रूट में है आपकी 201। ठीक है साथियों, हमें पता है, यहां से हम आइडिया लगाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपके 25 है, आपके 50 है, 50 का स्क्वायर आपके 2500 होता है और ये इससे थोड़ा ही कम है, तो हम आइडिया लगाते हैं कि 49 का स्क्वायर क्या होने वाला है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर आपके 81 होता है, अर्थात आपके इकाई का अंक 1 आने वाला है। तो यहाँ पे हमें बहुत सा ठीक ठाक आइडिया लग पा रहा है कि इकाई का अंक आपके 1 ही आने वाला है। ठीक है साथियों, फिर भी हम एक बार इनके गुणनखंड के रूप में इनका हल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 का भाग जाएगा नहीं, और 3 के अगर बात करें तो 4 और 3 2 और 1 6, 4 और 2 आपके 6 और 1 7। इकाई के अंक टोटल अंकों का योग 7 है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाने वाला। तो हमारे पास सीधा भाग देंगे अपन 7 का। 7 का भाग देंगे 24 में, आपका 7 का डिवाइड जाता है तो आपका 3 टाइम जाता है, आपका शेषफल बचता है 3। आगे आने वाली संख्या फिर से भाग जाएगा 4 बार, 28। आपका हर शेषफल बचा आपका 2, फिर से आने वाली संख्या आपकी 3। तो इसके अंदर आपका 7 का भाग 3 टाइम, फिर से हम 7 का भाग देते हैं तो हमें पता है कि 7 की पावर 3 आपके 3 होता है। तो इसको हम बड़े आसानी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या है वो 7 के आपके 2 जोड़े प्राप्त हो गए, तो 7 के 2 जोड़े हमारे पास प्राप्त हो गए, तो ये संख्या आपके 49 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है साथियों, तो बड़े आसानी से हम इनको हल कर पा रहे हैं। तो अंडर रूट 24101 आपके आ रहा है 49। इसके इनको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 225, जो कि अंडर रूट में आपके 15 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन को हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से हम उनको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 27 की पावर 2x-1 और इक्वल है आपके 243 इसकी पावर 3। ठीक है साथियों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, उसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब हमें पता है कि जो 27 है वो 3 की पावर 3 होता है। ठीक है साथियों, और अगर घात के कोई संख्या घात में हो तो घातें आपस में गुणा हो जाने वाली है। ठीक है, और 243 का हमें आइडिया नहीं है, तो इसका हम एक बार वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे साथियों, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 243 यहाँ पर अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 और 2 आपके 9, अर्थात इस संख्या में आपका 3 का भाग पूरा जाने वाला है। इस संख्या में 3 का भाग देते हैं तो 8 आता है, 3 में आपका 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है, और 81 का तो आपको पता ही है 3 की घात आपकी 4 होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 3 की घात 5 आ रही है, तो यहाँ पे 3 की घात 5 और इसकी घात 3। ठीक है साथियों, तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। अब आपके दोनों संख्याओं के बेस 1 आ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो 3 की घात आपके प्राप्त हो रहा है, 3 को आप
अक्स से गुणा करेंगे तो 6x माइनस आपके 1 से गुणा करेंगे तो 3 और इसके बराबर आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे आपको एक समीकरण प्राप्त हो रहा है 3x माइनस 3 बराबर 6x आपके माइनस 3 बराबर 15। इन दोनों को अगर हम हल करते हैं 3 को उधर लेके जाते हैं तो 15 प्लस 3, 15 और 3 आपके होते हैं 18 और 6x यहाँ पे 6 और अक्स गुणा में है तो आपके 6 इधर आके आपके भाग में जाएंगे तो 18 में 6 का भाग जाने पर आपके प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है साथियों, तो बड़े आसानी से आपके यहाँ पर आंसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उनके अंकों का योग हमें निकालना है। क्या निकालना है साथियों? उन अंकों का योग। तो पहले तो हम वो संख्या निकालते हैं कि जिसको 1800 से गुणा करने के पश्चात वह एक पूर्ण घन संख्या हमारे पास प्राप्त हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका जैसा कि हमने इससे पहले किया था, इनको हम अपन गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे और उसके पश्चात हम 3-3 अंकों का हम अपन जो समूह है उनको बनाएंगे जैसा कि हम घन संख्याओं में करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम करते हैं 1800 का गुणनखंड। ठीक है साथियों, जैसे कि हमें पता है कि इकाई का अंक अपने यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है जो कि एक सम संख्या है, तो यहाँ पे यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होने वाली है। ठीक है साथियों, तो 1800 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 900। इसी प्रकार से 900 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 450। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से फिर से हम 2 का भाग देने वाले हैं तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 225। 225 में हम यहाँ पर हमें पता है कि 2 और 2 4 और 5 हमारे पास 9 प्राप्त हो रहे हैं, और जहां पर अगर अंकों का अंक 9 है, 9 में अपने पास पूरा 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी हमारे पास 3 का भाग जाने वाला है। ठीक है साथियों, तो 225 में हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 2 में तो अपना 3 का भाग जाएगा नहीं, अपने 22 में 3 का भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होंगे 15, 1 से 21 और 1 शेष फल हमारे पास प्राप्त होगा। आपको जो शेष अन्य संख्या है उसको लिखने के पश्चात हमारे पास प्राप्त होने वाले हैं 15। 15 में हम 3 का भाग देते हैं तो अपने पास प्राप्त हो गए 75। ठीक है साथियों, फिर अब हम आगे इसमें 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 25। 25 में 5 का भाग हमें पता ही है, आराम से हम इसके अंदर ये भाग देने वाले हैं और इस प्रकार से हम 3-3 संख्याओं के अपन जोड़े निकालते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर एक तो हमारे पास 3 की कमी है और एक हमारे पास 5 की कमी है। ठीक है साथियों, तो हमारे पास ये 2 वो 5 ये अंक है जिनसे गुणा करने के पश्चात 1800 को इन दोनों अंकों से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होने वाली है। ठीक है साथियों, इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास होते हैं 15, अर्थात इस 15 को हम 1800 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अंत में ये बोल रहा है कि इन अंकों का हमें योग करना है, तो हम बड़ी आसानी से इन दोनों अंकों का योग करेंगे और हमारे पास इस क्वेश्चन के हमारे पास बड़ी आसानी से हमें आंसर प्राप्त होने वाले। ठीक है साथियों, बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अक्स माइनस 1/x हमें प्राप्त करना है और हमें यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन पूरा है, पूरा नहीं है तो एक बार मैं देख लेता हूं इसके बराबर क्या दिया हुआ है। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी से इजी तरीका आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हमें टाइपिंग एरर है थोड़ा। अक्स माइनस 1/x के बराबर हमारे पास दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है साथियों? 8। ठीक है साथियों, अब हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का तरीका देखो, सीधे सीधे हमारे पास पता है कि अगर हमारे पास कोई दो संख्या इस प्रकार से दी हुई होती है, अगर हम इनका वर्ग करते हैं तो हमारे पास एक सर्व समीकरण हमें प्राप्त होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है साथियों, जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कभी कभी घन में भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुपद वाली एक्सरसाइज में जब हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो हम फिर से उसके बारे में बताएंगे। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से हम इन दोनों अंकों का अगर यहाँ पे माइनस भी होता है तो इस जगह हमारे पास माइनस प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये जो माइनस की संख्या होती है तो स्क्वायर करने पर यहाँ पर प्लस वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारे पास दिया हुआ है उसका हम वर्ग करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ पर इस संख्या का वर्ग करते हैं। तो x
अक्स माइनस 1/x, इसका हम क्या कर लेंगे साथियों, वर्ग। जब इस तरफ हम वर्ग करेंगे तो हमें बराबर के इस तरफ भी हमें वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को हमें संतुलन में बनाए रखना है, इसलिए हम इनको दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो अक्स का वर्ग हमारे पास प्राप्त होगा अक्स स्क्वायर, प्लस 1/x का वर्ग हमारे पास प्राप्त होगा 1 + x स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो वो हमें प्राप्त होगा 2 × x, और इसको हम गुणा करने वाले हैं 1/x से। इस प्रकार से बराबर के इस तरफ हमें प्राप्त होने वाला है 8 का स्क्वायर 64। ठीक है साथियों, तो बड़े ही आसान से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। हमें पता है कि x के गुणा में 1/x है, तो दोनों अक्स हमारे कट जाएंगे, और हमें प्राप्त होने वाली जो संख्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये जो माइनस का 2 है वो बराबर के उस तरफ जाता है, तो 64 प्लस हमारे पास 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे आंसर है वो 66 बड़े ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल हमें स्क्वायर करना था। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए, अगर क्यूब का क्वेश्चन आए, तो हम उस क्वेश्चन में जो आपकी घन वाली जो सर्वसमीका है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक घातांक का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है 3 की घात -2 डिवाइड बाई 3, और गुणा में है 3 की घात 0, और माइनस में है 3 की घात 1। ठीक है साथियों, तो हमें पता ही है 3 की घात -2, अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो हमारी जो घात है वो प्लस की होने वाली है, और गुणा में 3 की घात 0 हमें पता है कि वो हमारे पास 1 होता है, और माइनस में हमारे पास आता है 3। ठीक है साथियों, तो 3 की घात -2 हमारे पास इस प्रकार से हल करते हैं। 3 की घात 2 हमें पता है कि वो 9 होता है, तो 3 × 9, और इसको हम गुणा करने वाले हैं, 1 में से 3 जाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है -2। 9 को हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -27। ठीक है साथियों, इस माइनस को हल करते हैं तो हमें ये जो संख्या है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, इनमें से ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो शायद इसमें कोई जो कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर होगा, कुछ ज़्यादा टाइपिंग एरर आ रहा है। मैंने भी इससे पहले आपकी जो ये पीपीटी जो तैयार की गई है उसे मैंने देखा नहीं है। यहाँ पे इसकी घात है वो माइनस में है। ठीक है साथियों, ये जो 3 है उसकी घात माइनस में है, तो इसे अगर हम हल करना चाहें तो माइनस वाली जो घात है वो नीचे आएगी, तो वो प्लस में हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 1/3 को हम हल करेंगे, और इसको हम एलसीएम से लेकर हल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3 को हम 1 से गुणा करेंगे, और -1 × 1। ठीक है साथियों, एलसीएम लेके हल करेंगे, तो 3 को हम 9 से गुणा करने वाले हैं, हमें पता है 7 आने वाला है, और 3 में से हमारे पास 1 घटाने कर इसको वापस से 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 27 को 3 से गुणा करते हैं 28, अर्थात ये हो गया आपका 3 की घात 4। तो अब हमारे पास इसके आंसर बड़े आसानी से हमें प्राप्त हो गए। तो साथियों, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बड़े ही पहले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, आपके देखते ही क्वेश्चन के दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन होना चाहिए, और सबसे इजी मेथड कौन सा होने वाला है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो 30 है उसकी पावर है वो -5 है, मल्टीप्लाई जो 5 है उसकी पावर 12 है, और डिवाइड में है 625। अब हमें पता है, देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि जो 625 है वो 25 की घात 2 होता है, अर्थात 25 का वर्ग होता है। ठीक है साथियों, तो आपका इनका जो भी हमें संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 30 है, तो इन सभी संख्याओं का हम एक बार गुणनखंड करेंगे, और इनके जो छोटे रूप है उसके रूप में हम इनको लिख लेंगे। हमें पता है 30 है, उसको हम अपना जो गुणनखंड है वो हम 3 और 5 और 6 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो 625 है वो 25 का वर्ग होता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से जो 5 है वो भी 25 है, वो भी 5 का वर्ग होता है। इस प्रकार से इसे हम 5 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो छोटे छोटे जो हमने तरीके लगाए हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। 5 × 6, इसकी पावर अपने पास प्राप्त हो रही है -5, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 12, डिवाइड बाई 5 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर -5। अब हम इसको हल करते हैं। 5 की घात -5 गुणा 6 की घात -5 गुणा 5 की घात 12, डिवाइड बाई 5 की घात 4 गुणा 6 की घात -5। यहाँ से 6 की घात -5 6 की घात -5 से कट चुके हैं। इसी प्रकार से 5 की घात -12
सॉरी 5 की घात -5 आपके जो इसकी गुणा में है, आधार समान होता है तो हमें पता है घातें जुड़ जाती है +12, और अगर समान आधार की कोई संख्या नीचे हो तो उसकी घात ऊपर जाकर माइनस होने वाली है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर आपको वही मेथड यूज किया जो मैंने स्टार्ट में आपको घातांक संख्याओं के नियम बताए हैं। तो यहाँ पे 12 और 5 और 4 9 हो गए, तो 12 में से हम क्या घटाने वाले हैं 9। इस प्रकार से 5 की घात 3 प्राप्त हो गई, जिसका मान हमें पता है 125 आता है। तो इनमें से बड़े आसानी से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हमें मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास बड़े आसानी से एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा आपने 6 की घात 2x + 1 डिवाइड बाई 216, ठीक है साथियों, और बराबर में आ रहा आपके 36। आपको पता है कि जो 36 है वो आपका 6 का स्क्वायर होता है, और जो 6 की घात 3 है वो आपके 216 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, इसी चीज को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 6 की घात 2x + 1 डिवाइड बाई 6 की घात 3 बराबर 6 की घात 2। यहाँ पे जो नीचे वाली जो संख्या, किसी संख्या के कोई अंक घात में होता है तो ऊपर जाने के पश्चात वो घात आपकी ऋणात्मक हो जाती है। इसी प्रकार से हम 6 की घात 2x + 1 ऊपर जाने के पश्चात वो माइनस में होने वाली है, बराबर में 6 की घात 2 हमें प्राप्त हो गया। अब हम दोनों घातों की तुलना करते हुए इनको बराबर रखकर एक समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और -3 को अगर हम हल करते हैं तो -2 बराबर आपके 2। अब 2x बराबर, ये 2 प्लस की संख्या है वो उधर जाती है तो हमें पता है वो धनात्मक में चली जाएगी, और 2x बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 4। यहाँ से हम बड़ी आसानी से x बराबर 4 डिवाइड बाई 2 करके x बराबर हम 2 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, एक अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सभी अपन देखने के पश्चात हमें पता चल रहा है कि जो सभी आपके जो क्वेश्चन है उसमें सभी में 4 की घात कुछ आपके दी हुई है। ठीक है साथियों, हमें पता है 4 की घात 97 होता है, वो आपके 95 से 2 अधिक होता है। इसी प्रकार से 4 की घात माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95, और इनके बराबर में आपके दिया हुआ है k × 4 की घात 95। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ से अगर इधर गुणा में अगर हमें 95 प्राप्त हो जाए तो इधर भी गुणा में है तो वो जो चीज हमारे दोनों तरफ से हट जाएगी, कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है 4 की घात 95 + 2 हम इसको लिखते हैं 97 हो जाता है। इसी प्रकार से 96 है, इसको 4 की घात 95 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, और इस संख्या को हम 1 × 4 की पावर 95 हमें लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने एक आसान सा तरीका लगाया कि जो 97 है वो आपके 95 में 2 जोड़ने के पश्चात आता है, और जो 96 है वो 95 में 1 जोड़ने के पश्चात हमें प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अब हमें पता है जब आधार समान होती है तो घातें हमारी जुड़ जाती है। तो इस मेथड का हम यूज करते हुए इनको हम अलग अलग गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस मेथड को हमने, जो आपका 4 है वो 4 की पावर 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको 495 + 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 की पावर 95 × 4 की पावर 0, यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करने का प्रयास किया। अब इन सब में हमें 4 की पावर 95 हमें मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, तो सभी में से हम क्या करेंगे 4 की पावर 95 को हम कॉमन लेने वाले। इस प्रकार से यहाँ पर अपने बचने वाला है 4 की पावर 2, यहाँ पर बचने वाला है 4 की पावर 1 अर्थात 4, और यहाँ पर बचने वाला है 4 की पावर 0 अर्थात 1 इज इक्वल टू k × 4 की पावर 95। अब दोनों तरफ 4 की पावर 95 है तो हम दोनों तरफ इस संख्या को काट सकते हैं। ठीक है साथियों, दोनों तरफ मैंने इसको काट दिया। इसके पश्चात हमारे पास प्राप्त हुआ 4 की पावर 2 अर्थात 16 -4 और +1 अर्थात +1 - 4 इज इक्वल टू k। ठीक है साथियों, यहाँ से हम बड़े आसानी से k का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास जो k का मान है वो 13 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम बड़े आसान तरीके से और इजीली हम इसको हल कर पा रहे हैं। तो साथियों, आपकी जो एग्जाम आने वाली है उस एग्जाम में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपके PYQs क्वेश्चन आपने देखा होगा, और आपको जो आपने इतने टाइम तक जो प्रैक्टिस की है, और इस क्लास में हमने जो क्लास से पहले हमने जो क्विक रिकेप किया है सभी चीज़ों का, तो वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगली क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को हल करेंगे जो आपका बहुपद होने वाला है, और उसके पश्चात आपके समीकरण को हम हल करने
करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आप अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ कीजिए और निरंतर कल्प क्लासेज के साथ आप बने रहिए। आपकी उम्मीदों के ऊपर कल्प क्लासेज बिल्कुल आप जैसा चाहोगे वैसा आपके साथ बना रहेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।